चलिए, पिछले क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम को शुरू किए थे और प्लांट किंगडम में अलग अलग क्लासिफिकेशन के सिस्टम को पढ़ रहे थे, यानी वर्गीकरण की प्रणाली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सिस्टम। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम में पहला नंबर में हम आप लोग को बताए हुए थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हम लोग पढ़े हुए थे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको अब ये आपका एक क्वेश्चन भी है इससे नीट में, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज, यानी कि लिनियस के द्वारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नीट के 1989 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि अब वो नीट के नाम से चल रहा है ये एग्जाम, लेकिन उस समय 1989 जब था तब उस समय में ये AIPMT था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से इसका एग्जाम होता था। इसमें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस, यानी लिनियस के द्वारा किस वर्गीकरण का उपयोग किया गया था, किस वर्गीकरण तंत्र का उपयोग किया गया था। तो पहला नंबर में नेचुरल सिस्टम, दूसरे नंबर में आर्टिफिशियल सिस्टम, और तीसरे नंबर में फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और चौथे नंबर में असेक्सुअल सिस्टम, यानी प्राकृतिक। बस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना आप लोग? तो लिनियस जो उपयोग किए थे ना सर, लिनियस के द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा जो सिस्टम का उपयोग किया गया था, जिस वर्गीकरण प्रणाली की उपयोग की गई थी, वो वर्गीकरण प्रणाली का नाम था सर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण था। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। अच्छा, इसके आधार पे भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। बेंथम एंड हुकर, अब देखिए इसमें दो वैज्ञानिक आपको मिलेंगे, एक तो है जॉर्ज बेंथम, चलिए अब हो गया फुल स्क्रीन। अब देखिएगा इसमें आपको दो नाम यहां मिलेगा, जॉर्ज बेंथम और एक होगा जोसेफ डाल्टन हुकर। ये दो वैज्ञानिक का नाम आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, अब इन दोनों वैज्ञानिकों का क्या, चूंकि ये इनका क्या आधार था, वर्गीकरण का क्या आधार था, तो उधर तो आपको लिनियस बता ही दिए। लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने जिस वर्गीकरण प्रणाली को दिया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बोला है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, शॉर्ट में नाम है बेंथम एंड हुकर। तो जो वर्गीकरण बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था उस वर्गीकरण का नाम क्या है? तो ऑप्शन सुनिए, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या न्यूमेरिकल। नेचुरल, सीधी सी बात है कि इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलने का मतलब होता है प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। अच्छा सुनिएगा सर, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली किसके आधार पर था? तो सर ये दीज आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, यानी कि सर ये प्राकृतिक समानता पर आधारित है, प्राकृतिक समानता पर आधारित है। और ये किसको किसको, ये मतलब कि सबसे पहले अगर बात करें हम लोग नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इसको दिया गया था बेंथम और हुकर के द्वारा। अच्छा, ये सिस्टम जो था वर्गीकरण की ये प्रणाली, ये जीवों के या जीवों में प्राकृतिक एफिनिटीज, सॉरी नेचुरल एफिनिटीज, यानी कि प्राकृतिक समानता पर आधारित है। दीज आर बेस्ड ऑन, यह किस पर आधारित है सर? नेचुरल एफिनिटीज एमोंग, एमोंग मतलब होता है में, यानी कि जीवों में प्राकृतिक समानता पर आधारित है। कौन सर? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसका मतलब सर इट कंसीडर, यानी इसके अंतर्गत होता है, जो इसके अंतर्गत, या फिर यह किस पर आधारित है, ये भी बात आप बोल सकते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स ऑफ प्लांट, यह पौधों के बाहरी गुण और आंतरिक गुण दोनों पर आधारित है। जैसे अगर मान लीजिए बात हम लोग करें तो यह बाहरी विशेषता यानी बाहरी गुण और आंतरिक विशेषता, जैसे कि परारचना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब कहने का मतलब हुआ कि सर ये नेचुरल एफिनिटीज, मतलब कि जीवों में प्राकृतिक समानता पर आधारित होता है, तो उसको हम लोग प्राकृतिक वर्गीकरण बोलते हैं। प्राकृतिक समानता का मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से जो भी पौधा विकसित हुआ है, जैसे उसके बाहर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर आप देखें तो, यानी कि उसको बोलते हैं परारचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। एनाटोमी देखिए तो एनाटोमी पहले से बताए हैं, शरीर रचना यानी अंदर की भाग, यानी कि पौधों के आंतरिक भाग की बात हो रही है।
या फिर इम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो इम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है भ्रूण विज्ञान, या फिर इम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, अलॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, यानी भ्रूण का अध्ययन जहाँ होता है उसको भ्रूण लॉजी कहते हैं, भ्रूण का अध्ययन इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इम्ब्रियो किसको कहते हैं सर? जाइगोट, मतलब इम्ब्रियो किसको कहते हैं? भ्रूण को नहीं, जाइगोट डिवाइड होकर जो संरचना बनती है उसको भ्रूण कहते हैं। जाइगोट कैसे बनता है? युग्मनज कैसे बनता है सर? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में जुड़ने से भ्रूण का जाइगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसका मतलब निषेचन क्या हुआ सर? नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना और जाइगोट यानी युग्मनज का बनना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। यानी कि हम लोग का सबसे पहला सेल कौन सा था? सबसे पहला सेल हम लोग के शरीर का जब निर्माण हुआ तो उसमें सबसे पहला सेल कौन बना था? जाइगोट, जाइगोट यानी युग्मनज बना था। और युग्मनज में एक कोशिकाएं होती है, और जब एक कोशिका से युग्मनज टूटता है, डिवाइड होता है 1 से 2 में, या 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, 16 से 32 में, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, तो ये 128 या 128 से अधिक 256 तक के ही कोशिका की जरूरत होती है, जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुटी कहते हैं। और ये कोरक पुटी बनकर तब यूट्रस के आंतरिक स्तर से चिपकता है और अलग अलग जीवों में विकसित होता है। अगर ये मनुष्य में है तो 9 महीने का समय लगाएगा विकसित होने में, और वो 9 महीने में वहां से विकसित होकर एक नए संतान के रूप में रूप धारण कर लेता है। इस तरह से ये हो गया। अच्छा, तो अगर उसी आधार पर आप सुनिएगा तो इम्ब्रियोलॉजी, ये बात समझ में आ गया, यानी कि जिसमें भ्रूण का अध्ययन होता हो उसको इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। भ्रूण का अध्ययन इम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, इम्ब्रियो मतलब भ्रूण, तो इम्ब्रियो समझ में आ गया ना। जाइगोट एक कोशिका का होता है, जब जाइगोट टूट जाए तो टूट कर 1 से 2 कोशिकाएं बने, चाहे ये 128 कोशिका में बने, उस सबको इम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, तो यानी कि इम्ब्रियोलॉजी या फिर फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है पादप रसायन। फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब होता है सर पादप रसायन। इन सभी पर यह आधारित था। यानी आप सीधे बोल सकते हैं कि सर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था ये बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। बेंथम और हुकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली को दिया गया था। अच्छा, यह किस पर आधारित था? तो सर यह जीवों के प्राकृतिक समानता पर आधारित था। जैसे सर दूसरा शब्द में आप बोल सकते हैं कि सर यह जीवों के बाहरी गुण यानी बाहरी लक्षण और आंतरिक लक्षण दोनों पर आधारित था। बस समझ में आया? जीवों के बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षण का मतलब हुआ बाहर से अगर कोई पौधा आपको कैसे दिखाई दे रहा है, पुष्प कैसे दिखाई दे रहा है, या फिर अंदर का लक्षण, अंदर का लक्षण उसका कैसा है, अंदर कैसे दिखाई दे रहा है, इन सब पर आधारित था। अब जैसे बाहर की अगर बात करिएगा तो बाहर में को बोलते हैं हम लोग क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोल दीजिए या मॉर्फोलॉजी बोल दीजिए, आकारिकी। यानी आकारिकी के आधार पर देखा जाता है कि आकार उसका कैसा है, फूल का या पौधे का, फ्लावर का आकार, आकारिकी के आधार पर बाहर से। देखिए ये हो गया जैसे कि आप प्लांट को कहाँ से देख रहे हैं सर? बाहर से देख रहे हैं। यहाँ जीव का मतलब आप समझिएगा पौधा। अगर हमारे मुंह से जीव निकल जाए मतलब पौधा। यहाँ कोई दूसरे जीव की बात नहीं हो रही है, पौधा भी तो एक जीव ही है ना, लेकिन हम लोग प्लांट किंगडम यानी सिर्फ पौधों के बारे में ही इसमें पढ़ रहे हैं। तब देखिए, तो जैसे अगर मान लीजिए कि इस पौधा को आप देख रहे हैं मतलब कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली इसको देख रहे हैं, मतलब आकार के आधार पर देख रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? परारचना। परारचना अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी बाहर की तरफ से कैसा दिख रहा है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया उसका। उसके बाद ये जैसे कि मॉर्फोलॉजी आप देख रहे हैं, जब इसके अंदर जाइएगा तब कुछ इस तरह का आपको अलग अलग पार्ट दिखेगा। जैसे कल के क्लास में हम लिखवाए हुए थे, इसमें कौन कौन सा भाग हुआ, पेटल, सेपल, ये सब जो है, कोरोला कैलिक्स, कोरोला कैलिक्स उसका एक वचन में यूनिट में पेटल और सेपल का होते हैं। अच्छा, यानी दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ऐसा आप लोग सुने होइएगा नाम, दलपुंज, बाह्य दलपुंज। एक को दलपुंज को दल कहते हैं, एगो को दल, और जब समूह में रहेगा तो दलपुंज कहेंगे। दलपुंज देखें, एक मिनट, कोहड़ा के फूल,
फ्लावर लेके आना चाहिए था, कोई भी फ्लावर आप लोग को लेकर आना चाहिए था। एक मिनट देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये फ्लावर है, और इस तरह से फ्लावर को तो देखे होइएगा आप लोग, क्यों नहीं देखे? अच्छा आप सुनिएगा, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग एक फ्लावर बनाए, फ्लावर में आप लोग देखे होइएगा अक्सर फूल को, फूल में आपको देखे होइएगा बीच में इस तरह का ये फिलामेंट आपको दिखता है, बीच में फिलामेंट। फ्लावर के साइड से पहले आप ये सबसे नीचे में क्या होता है, ये कोरोला, कोरोला, ये हो गया कैलिक्स, कोरोला और कैलिक्स। कोरोला को आप लोग बोलते हैं दलपुंज, हिंदी में पढ़े होंगे दलपुंज, और कैलिक्स को कहा जाता है सर बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज, इसको आप बोलते हैं बाह्य दलपुंज। अच्छा, बाह्य दलपुंज जो है ये हमेशा और हमेशा किस कलर का होता है सर? ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है, हरा होता है। बैगन में भी आप लोग देखे होइएगा, बैगन का डंठल नहीं देख, बैगन खरीद के लाते हैं तो देखते हैं डंठल, तो डंठल के नीचे देखिएगा साइड साइड से ऐसा लटका खींचा हुआ रहता है, तो वो संरचना वही होता है क्या, यही कैलिक्स, यानी कि बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज होता है सर, ये दलपुंज या बाह्य दलपुंज दोनों का काम सिर्फ होता है फ्लावर को प्रोटेक्शन करने का, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का, सिर्फ फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। बाकी इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर का मेल पार्ट हो गया, ये व्हाइट वाला जो पार्ट बनाए हैं आपको, ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा क्या हुआ, फ्लावर का मेल पार्ट हुआ। और ये जो हम येलो कलर से जो बनाए हुए हैं यहाँ तक, ये सब फ्लावर का फीमेल पार्ट है। तो ये दोनों भाग जो होता है ये सिर्फ ये फ्लावर के लिए आवश्यक भाग होता है, यानी नेसेसरी पार्ट होता है, ये आवश्यक भाग है बिल्कुल। क्यों नेसेसरी होता है फ्लावर के लिए? तो सर अगर मेल पार्ट या फीमेल पार्ट ही नहीं रहे फ्लावर में तो फिर वो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए आवश्यक भाग, पुष्प का आवश्यक भाग जो होता है ये कौन होता है, नेसेसरी पार्ट। तो सर पुष्प का आवश्यक भाग होता है एंड्रोइसियम और गाइनोइसियम, कल बताए थे ना, यानी सर पुमंग और जयांग। पुमंग बोलते हैं फ्लावर के मेल पार्ट को, नर भाग को, और जयांग यानी गाइनोइसियम कहते हैं पुष्प के मादा भाग को। अच्छा, अब उसके बाद आइए, ये कोरोला और कैलिक्स ये पुष्प को केवल प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि पुष्प का कौन सा भाग है? तो सर ये पुष्प के सहायक भाग हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लावर को ये सहायता नहीं करेंगे तो फिर फ्लावर क्या हो जाएगा सर? ये टूट कर गिर जाएगा, टूट कर बिखर जाएगा। इसके अंदर का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये टूट कर बिखर जाएगा, इसलिए ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि फ्लावर के कितने मुख्य भाग हैं, बोलिए फ्लावर के। सर ये तो हो गया एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम मतलब सर पुमंग यानी फ्लावर का नर भाग। अच्छा, ये हो गया गाइनोइसियम, गाइनोइसियम, गाइनोइसियम मतलब क्या होता है, जयांग यानी पुष्प का मादा भाग। ठीक है, तो इस तरह से सर फ्लावर में 4 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन? एंड्रोइसियम, गाइनोइसियम, कोरोला और कैलिक्स। बात समझ में आ गया? तो ये फ्लावर के यही 4 मुख्य भाग हैं। अच्छा, आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया यहाँ से, ये सब हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा, ये जो होता है ना, ये अभी जो आप देखे थे ये रंग बिरंगा होता है, ये सब रंग बिरंग होता है। ये हरे रंग का कहीं मिलेगा आपको, कहीं नीले कलर, नीला मिलता है, ब्लू कलर का, कहीं ब्राउन मिलेगा, कहीं व्हाइट मिलेगा, कहीं पिंक मिलेगा या रेड मिलेगा। देखे हैं कि नहीं ये कोरोला, लेकिन ये हमेशा ग्रीन कलर का आपको लगभग दिखाई देगा। अच्छा ओके, अब इधर आइए, अब सुनिएगा। तो हम क्या बोले, जैसे यहाँ फ्लावर को देख रहे हैं, तो मान लीजिए फ्लावर के क्या, ये हो गया सर फ्लावर का एनाटोमी, फ्लावर के एनाटोमी, एनाटोमी मतलब शरीर रचना, यानी सर यहाँ फ्लावर के आंतरिक भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं।
और ये सब जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर का क्या हो गया सर, ये मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी, फ्लावर का ये मॉर्फोलॉजी हो गया और ये प्लांट का मॉर्फोलॉजी हो गया। मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, यानी सर ये फूल को हम बाहर से देख रहे हैं, फूल के आकारिकी की बात कर रहे हैं। आकारिकी का मतलब हुआ बाहर की भाग का अध्ययन करना, और एनाटॉमी का मतलब हुआ आंतरिक भाग का अध्ययन करना। तो सर ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था ये किस पर आधारित था सर, यह आधारित था एक्सटर्नल फीचर्स पर भी, पौधों के बाहरी गुण पर तथा पौधों के आंतरिक गुण पर, दोनों पर आधारित था। इट कंसीडर्स एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स। अब जैसे कौन कौन से फीचर्स होंगे तो वही हुआ सर, उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा जाएगा, उसके एनाटॉमी को देखा जाएगा, उसके एम्ब्रियोलॉजी को देखा जाएगा। एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण का निर्माण कैसे हो रहा है, या अंदर में भ्रूण का निर्माण होता है। अब उसके लिए फिर हम लोग को थोड़ा डिटेल्स में जब पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में और पूरे पार्ट के बारे में, तब वहाँ हम लोग उसके बारे में बात किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक फ्लावर के अंदर आप मान लीजिए इसको ओव्यूल को अगर आप निकाल दीजिएगा, यहाँ से ओव्यूल यानी कि बीजांड को अगर आप निकालिएगा, तब बीजांड के अंदर बीज होता है। अब बीजांड का विकास वो कैसे होता है, तब उसके लिए हम लोग को थोड़ा प्रोसेस को समझना पड़ेगा, थोड़ा प्रोसेस समझना होगा। इस तरह का ये संरचना होता है, और यहाँ होता है दो गो सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका, और ये होता है एग सेल। इस भाग को हम लोग बोलते हैं द्वार। बीजांड की यहाँ से प्रवेश हो रहा है तो दिख रहा है ना, प्रवेश द्वार दिख रहा है इसमें, तो ये हो गया बीजांड द्वार, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का मतलब हुआ बीजांड द्वार, ये हो गया बीजांड द्वार, ठीक है। अच्छा, बीजांड द्वार में जब प्रवेश करिएगा अंदर, बीजांड द्वार के विपरीत वाला भाग को इसको कहते हैं चला जा। चला जा मतलब निकल भाग, निह भाग, इसका ये मतलब होता है। अच्छा, इसके अंदर आइएगा, इसको हम लोग सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल मतलब बोलते हैं सहायक कोशिका। इसको बोला जाता है एग सेल यानी अंड कोशिका। यहाँ होता है दो गो पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक, ये होता है पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक, और ऊपर में होता है यहाँ पे तीन गो एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुख कोशिका। प्रतिमुख एंटीपोडल सेल, प्रतिमुख कोशिका। तो अब उसके लिए हम लोग को डिटेल्स में जब हम लोग ओव्यूल पढ़ेंगे तो उतना चीज की आवश्यकता अभी नहीं है, ज्यादा हम लोग को यहाँ घबराना नहीं है, ठीक है। तब ये सब चीजें आपको मिलेगा कि अच्छा सर बीजांड के अंदर इम्ब्रियो। अब इम्ब्रियो की बात अगर करें तो ये जो सबसे अंदर वाला भाग जो देखा है ना, सबसे अंदर वाला भाग, इसको बोलते हैं इम्ब्रियो सैक। इम्ब्रियो सैक का मतलब हुआ भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का मतलब हुआ जिसके अंदर भ्रूण मौजूद हो, यानी जिसके अंदर इम्ब्रियो डेवलप हो रहा हो। तो जहाँ एग सेल है, पोलन ग्रेन बीजांड की द्वार यहीं से ना है, तो पोलन ग्रेन यहीं से प्रवेश करेगा, और यहाँ से प्रवेश करके तब ये मेल गैमेट से मिलकर और किस प्रकार से जाइगोट बनाएगा। इसकी इतनी बड़ी कहानी है कि समझिए कि वो आज पूरा क्लास भी ले लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, तो भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम लोग को अब ज़्यादा इससे आगे नहीं जाना है, नहीं तो फिर नाराज हो जाएगा कि अब भाई आगे क्या पढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये सब यहाँ आप लोग को इस पे एक बार देख लिए, समझ लीजिए, मतलब कि ये जान लीजिए कि हाँ भ्रूण का निर्माण इसी के अंदर बनता है। ये जो बीजांड, ये जो एक फ्लावर आप देखे हैं, इस फ्लावर में जो बीजांड है ओव्यूल, इस बीजांड का संरचना हम यहाँ बनाए हैं। ये बीजांड का दो बाहरी लेयर है जिसको इंटीगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। जो बाहरवा लेयर जो देख रहे हैं आप, एक पूरा कंप्लीट होता है और एक कंप्लीट नहीं होता है, आधा होता है। तो बस इतना ही तक, इसको सिर्फ देख लीजिए, काफ़ी है, लिखने की आवश्यकता इसका नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल्स में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं कि टॉपिक मिलबे नहीं करेगा, बहुत जगह मिलेगा। तो वहीं हम बता रहे थे कि इम्ब्रियो के बारे में, इम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ना, तो इसका इम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत कहानी है इसमें, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री यानी कि पादप रसायन पर आधारित है, ठीक है। अब जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे ये बात, जैसे क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स गिवन बाय जॉर्ज बेंथम, यानी कि ये बात बोल सकते हैं कि सर ये जो वर्गीकरण दिया गया है, इस प्रकार का पौधों का जो वर्गीकरण दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है सर, ये जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसको लिख लेंगे।
इस पॉइंट को उतार लीजिए, ये पहले आपको समझा दिए थे वही बात है। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस वाज, यानी लिनियस के द्वारा उपयोग किए जाने वाला वर्गीकरण का प्रणाली कौन सा था। लिनियस के द्वारा उपयोग किए जाने वाला वर्गीकरण प्रणाली कौन सा था। तो सर एक है प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा है कृत्रिम प्रणाली आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक यानी कि जातिवृत्तीय प्रणाली, और असेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रणाली। तो अलैंगिक प्रणाली तो कोई था ही नहीं, जो प्रणाली दिया गया था वो नेचुरल था, एक आर्टिफिशियल था और दूसरा फाइलोजेनेटिक था। उसमें से नेचुरल वाला जो था ये किसने दिया था सर, लिनियस ने। सॉरी उल्टा बोल दिए। इसमें से आर्टिफिशियल सिस्टम जो था इसको किसने दिया था, लिनियस साहब ने दिया था। सॉरी गड़बड़ हो गया था। इसमें से किसने दिया था इसको, अगर लिनियस की बात करें तो आर्टिफिशियल को लिनियस दिए थे। और नेचुरल, अब आइए अगला क्वेश्चन, नेचुरल वाले पे क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। बेंथम और हुकर ने जिस वर्गीकरण प्रणाली को दिया था उसका नाम क्या था। तो मैं अभी नेचुरल, हम नीचे वाले क्वेश्चन के बारे में सोच रहे थे, आंसर ऊपर वाले का लग गया था। हो गया, इसको जरा आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ें, लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था AIPMT के द्वारा उसको हम लोग अभी सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसके आगे टॉपिक, अगले टॉपिक पे आते हैं। एक अगला टॉपिक है जैसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को अब हम लोग को पढ़ना है। हेडिंग डाल दीजिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा देखिए, फाइलोजेनेटिक का हिंदी होता है जातिवृत्तीय। क्या बोलते हैं इसको सर, जातिवृत्तीय, जातिवृत्तीय, जातिवृत्तीय या इसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक को हम लोग बोलते हैं विकासीय वर्गीकरण प्रणाली। जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहते हैं। विकासीय संबंध यानी जातिवृत्तीय संबंध। देखिए जातिवृत्तीय या विकासीय एक ही हुआ। अब जातिवृत्तीय मतलब मत समझ लीजिए जात, ये सर जात पात वाला बात है, तो अंतर बता रहे हैं आपकी सर। जातिवृत्तीय माने जात पात और विकासीय माने विकास, ये तो अलग हो। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन मतलब ही तो विकास हो गया। तो देखिए बात यह है कि जीवों का जो विकास हुआ उसको जो वर्गीकृत किया गया है ना, उनके जातिवृत्तीय संबंध के आधार पर, यानी कि विकासीय संबंध के आधार पर। विकासीय संबंध यानी जातिवृत्तीय संबंध, जैसे जैसे जीव का विकास होते गया वैसे वैसे जीवों को एक अलग अलग तरीके से बांटा गया। अच्छा जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये जो वर्गीकरण हुआ था ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर, यानी जीवों में विकासीय संबंध के आधार पर जीवों को बांटा गया था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या बताता है, यानी जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली क्या बताता है कि सर दीज आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब हुआ विकासीय संबंध, यानी कि जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली
विकासीय संबंध पर आधारित है। किसके बीच? एमंग द ऑर्गेनिजम्स, यानी जीवों के बीच। इसका मतलब हो गया जीवों के बीच विकासीय संबंधों पर आधारित है। बोल सकते हैं यानी सर ये जीवों के बीच विकासीय संबंधों पर आधारित है, यानी जीव का विकास कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहला अगर कोई प्रजाति इस पृथ्वी पर आया हो तो हम लोग क्या मानते हैं? सर बैक्टीरिया जो है इस पृथ्वी पर सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है, यही ना पढ़े हैं? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। तो देखा जाएगा कि इसके जाति वाले, जातिवृत्तीय का मतलब क्या हुआ कि इसके जाति वाले मतलब इसके प्रजाति वाले जीव कौन कौन है जो उस समय में उत्पन्न हुए हैं, तो उस सबको एक साइड में छांटिए। क्यों? क्योंकि उस सब एक ही जैसे होंगे। तो जितने भी बैक्टीरिया वाले हैं सबको एक साथ रख दिया गया मोनेरा के अंतर्गत। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया को ऐसे ही ना वर्गीकरण करके रखा गया होगा, उनके विकासीय संबंध के आधार पर रखा गया होगा। जैसे जैसे जो विकास हुआ आपको तो पढ़ाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए पहले मोनेरा आया, फिर प्रोटिस्टा आया, फिर फंजाई आया, फिर प्लांटी, तब एनिमेलिया आया। तो जीवों का ये विकासीय संबंध इसी को कहते हैं कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। अब एक और चीज, अब मान लीजिए कि अगर आप मोनेरा लिखे हैं या प्रोटिस्टा लिखे हैं, तो प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सबको क्यों रखते हैं? क्योंकि सर ये आपस में विकासीय रूप से समान है। ये या तो विकासीय रूप से समान है यानी जातिवृत्तीय रूप से ये समान है, या फिर इनका गुण जो है कुछ समानताएं हैं जिसके कारण उनको एक साथ रखा गया है। बात समझ में आया? तो चलिए वही बात है, जीवों के बीच विकासीय संबंधों पर आधारित है कौन? जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली। और दूसरे नंबर पॉइंट में आप क्या बोल सकते हैं? दिस एज्यूम्स दैट, ये इससे यह पता लगता है कि ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टैक्सा, यानी समान वर्गक, आपको बताए थे टैक्सा, टैक्सोनॉमी बताए थे वर्गी की, तो उसी में बताया गया था टैक्सा वर्गक, यानी समान वर्गक, सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर, यानी कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही हैं। मतलब समान अगर वर्गक वाले, ये क्या बताया गया था? चूंकि देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ, यानी जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो हुआ, ये क्या बताता है कि सर जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली यह जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है। जीवों के विकासीय संबंधों पर आधारित है, यानी जीव का विकास कैसे कैसे हुआ उस पर आधारित है। अच्छा सर, दिस एज्यूम्स दैट, मतलब कि इससे यह पता लगता है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से यह पता लगता है कि ऑर्गेनिजम्स इन द सेम टैक्सा, यानी समान वर्गक के जीव, समान टैक्सा वाले जीव के पूर्वज एक ही थे, एक समान पूर्वज वाले पूर्वज थे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि एक समान टैक्सा, टैक्सोनॉमी आप लोग को बताए हुए थे, टैक्सोनॉमी में क्या क्या बताए थे? वर्गीकी कहां से शुरू हो रहा था, क्या को था? कॉप्कोफेगस नहीं बताए थे, याद है? अरे कॉप्कोफेगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, याद आया? तो वहीं बोला गया कि अगर मान लीजिए समान टैक्सा, समान टैक्सा मतलब कि एक प्रजाति में मौजूद जितने भी जीव है वो सब एगो समान टैक्सा हो गए, एक वंश में जितने जीव मौजूद है वो समान टैक्सा हो गए। तब बोला गया कि एक प्रजाति मतलब एक वंश मतलब कि एक प्रजाति वाले जितने भी जीव हैं, एक टैक्सा वाले, एक वर्गक वाले जितने भी जीव हैं, उस सब के सब, उन सभी के पूर्वज एक समय था जब एक ही होंगे। जाहिर सी बात है, सोचिए जरा इस बात को। मान लीजिए कि आप, अगर आपके पापा 4 भाई, तो चार भाई अगर आपके पापा हैं तो उनके पापा एक ही होंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यानी दादाजी आपके वो एक ही होंगे, अगर वो दादाजी एक हुए तो दादाजी के भी पापा होंगे, और फिर दादाजी 5 भाई अगर हैं तो पांचों भाई का कोई होगा जो उनको उत्पन्न किया होगा जो एक ही होगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वैसे ही एक समूह, मान लीजिए एंसेस्टर ऐसे ही ना बनता है पूर्वज का। तो इस तरह से अगर देखा जाए एक समय एक आएगा ऐसा कि देखा जाएगा कि भाई एक ही आदमी था जिसका ये पूरा पूर्वज चला आ रहा है, तो कभी तो कोई एक ही होगा ना। तो वहीं अगर उस तरह से देखा जाए तो हम सब अगर एक वर्गक वाले हैं, एक टैक्सा वाले हैं, तो हो सकता है कि हम लोग का भी पूर्वज कोई एक ही होगा, एक ही समान होगा, एक ही जैसा होगा।
या ये कहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब कि हम लोग का पूर्वज कौन है सर? चिंपांजी, जो आज भी दिखाई दे रहा है, तो यही हम लोग का पूर्वज है। यानी हम सब उसी से इवॉल्व हुए हैं, उसी से हमारा विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ है, तब हम लोग ऐसे अभी दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात को समझ रहे हैं? तो ये बात गलत नहीं था। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो था सर, ये जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित था। दूसरी बात, इससे यह पता लगता है कि अगर कोई जीव समान वर्गक वाला है, समान टैक्सा वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पूर्वज एक ही होंगे, यानी उसके पूर्वज एक ही थे। तो हम लोग एक अगर टैक्सा के हैं तो हमारा पूर्वज एक ही होंगे, तो वही बातें ये हुआ। इसको जरा आप एक बार नोट करिए। इससे कोई तत्काल नीट का क्वेश्चन कोई है नहीं इस पॉइंट से, ठीक है? ये बातें याद रखिएगा। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है यह किस पर आधारित है? तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है, यानी जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है। हो गया? चलिए, अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ से बहुत अच्छा टॉपिक है, एल्गी की शुरुआत हो रही है। एल्गी यानी कि शैवाल। अच्छा, शैवाल बोलने का मतलब होता है, जैसे आपको बताए हैं शुरू में कि प्लांट जो होता है इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं। इसके डिवीजन जो है 5 होता है। एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और उसमें ये पहला अपना है एल्गी यानी कि शैवाल। शैवाल जो होता है ये सबसे पहले कि सर ये फिलामेंटस होता है, यानी तंतुमय होता है, तंतु बना हुआ होगा। और यह कहाँ रहता है जी? नम क्षेत्रों पर, नम चट्टानों पर रह सकता है, यानी नमी युक्त चट्टानों पर, पेड़ों पर, या एक सुस्त भालू होता है उस पर भी ये रहता है। सुस्त भालू का जो फर होता है, फर मतलब उसका जो रोआ होता है, रोम, उसके ऊपर में हरे हरे रंग का शैवाल उस पर जमे रहते हैं। क्यों? सुस्त भालू है वैसे ही पड़ा रहता है, और उसके ऊपर जो है ये एल्गी शैवाल का एक परत होता है। शैवाल को आप देखें, इसको कॉमन भाषा में हम लोग काई कहते हैं। हम लोग अपने भाषा में काई इसको बोलते हैं, यही शैवाल है। अच्छा, इसमें इसको ये खाने योग्य भी होता है, खाया भी जाता है। सर इसके द्वारा सिंगल सेल प्रोटीन का निर्माण, सिंगल सेल एससीपी निकलता है। एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन, इसमें से एक कोशिका से कई अधिक मात्रा में प्रोटीन की उत्पादन होती है। ये शैवाल जो होता है ये खाने योग्य भी होता है, एडिबल भी होता है। एस्पाइरोगाइरा का नाम आप लोग सुने होइएगा, ये सब आगे आपको मिलेगा। फिर चलिए इसमें अब आते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अब एल्गी के बारे में। इस तरह का संरचना आप लोग अक्सर देखे होंगे, देखे हैं ना जी? अच्छा ये देखिए, ये शैवाल हो गया। शैवाल जो है ये पौधों पर भी रहता है लाइकेन के रूप में, लाइकेन के रूप में भी रहता है। लाइकेन आपको पढ़ा है, यानी कि सॉरी, ये जो है ये शैवाल जो है किसके साथ जुड़ के रहता है तो लाइकेन बनाता है? सर शैवाल, बोलिए कोई बताएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं एल्गी। भाई एल्गी को ना शैवाल कहते हैं, फंजाई के साथ, कवक के साथ। जब शैवाल कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है तब इससे किसका निर्माण होता है जी? लाइकेन का निर्माण होता है। बताए थे आप लोग को, जब शैवाल कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है तो इस प्रकार लाइकेन का निर्माण होता है। अब यहाँ कुछ आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, मान लीजिए सबसे पहले ये देखिए, यही होता है जो भालू का हम बात कर रहे थे आप लोग का। ये इसको बोलते हैं स्लॉथ बियर। और ये स्लॉथ बियर जो होता है ये ऐसा भालू है जिसके ऊपर में ये कुछ दिनों तक पड़ा रहता है वैसे ही, और इसके ऊपर में क्या होता है? शैवाल का परत जम जाता है। तो इसके फर जो है ये शैवाल का फर है, मतलब फर इसका जो बना हुआ है उस पर शैवाल का लेयर होता है, अस्तर होता है। अब देखिए एल्गी क्या है सर, शैवाल क्या है? तो इट इज सिंपल। ये कैसा संरचना होता है सर? यह सिंपल, इट इज सिंपल यानी कि यह सरल थाइलॉइड संरचना होता है। थाइलॉइड किसको कहते हैं? थैलस वाला। थैलस वर्ड याद रखिएगा किसके लिए लगता है?
कोई बताएंगे? थाइलस एल्गी के लिए, ब्रायोफाइटस के लिए, इस सब के लिए, टेरिडोफाइटस के लिए लगता है। क्यों सर एल्गी, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस के लिए क्यों लगता है? क्योंकि जब कोई पौधा का जड़, तना, पत्ता पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे, स्पष्ट रूप से विकसित नहीं हो, तब उसको थाइलस कहते हैं। प्लांट तब उसको नहीं कह के क्या बोलेंगे? थाइलस बोलेंगे। अब समझ में आ गया? तो सर शैवाल, ये जो शैवाल का परत होता है, क्या इसमें जड़, तना, पत्ती दिखता है? कुछ लोग इसके डाल पे घूम झूले नहीं ना है। अच्छा, तो इसका मतलब इट इज सिंपल, सर यह सरल होता है। फिर आप एक बात बोल सकते हैं कि सर ये थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड वही हो गया, यानी कि सर इसके हम लोग इसके पत्ते, इसके जड़, इसके तना पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, विकसित नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा सर ये ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी होता है। सब लोग जानता है कि ये स्वपोषी होता है। अच्छा सर इसमें क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग होता है। क्लोरोफिल बियरिंग, बियरिंग मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी उत्पन्न करना। क्या चीज को? क्लोरोफिल को। मतलब यह किसको उत्पन्न करता है? क्लोरोफिल को उत्पन्न करता है। यानी कि सर इसमें क्लोरोफिल भी, यह क्लोरोफिल युक्त होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है सर। और यह दोनों जगहों पर पाया जाता है। ये जलीय होता है। जलीय मतलब दोनों ही जलों में पाया जाएगा। समुद्री जल में भी पाया जाएगा और अलवणीय जलों में, यानी कि फ्रेश वाटर, अलवणीय जलों में भी पाए जाने वाला यह एक जीव है। अच्छा कोई बताएंगे हमको कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? हाँ हाँ बोल दीजिए। एक कोशिकीय है। हम आप लोग को लिखवाइबे किए हैं, प्लांट एक कोशिकीय होते हैं, लिखवाएं क्या? तो फिर एक कोशिकीय कैसे हो सकता है? ये बहुकोशिकीय होता है, मल्टीसेलुलर होता है। एक कोशिकीय के चक्कर में मत रहिए। ये सिंपल होता है, सरल होता है, तो इसको एक कोशिकीय थोड़ी बोल दीजिएगा। यह सिंपल होता है, थाइलॉइड होता है और ऑटोट्रॉफिक होता है, स्वपोषी होता है और क्लोरोफिल बियरिंग वाला होता है, यानी कि ये क्लोरोफिल को उत्पन्न करने वाला होता है। क्लोरोफिल क्या है? हरित लवक, पर्णहरित, सॉरी पर्णहरित। ये क्या हुआ? एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब वर्णक है, इसको वर्णक बोलते हैं। चलिए बात समझ में आया। अच्छा दूसरे नंबर में देखिए सर, दे ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन। ये कहां पाए जाते हैं? मॉइस्ट मतलब नमी युक्त, स्टोन मतलब चट्टान। देखिएगा चट्टान पर, नमी युक्त चट्टान पर, चट्टानों पर ये बिछे हुए रहते हैं। कहीं चट्टान रखा हुआ है जिस पर ये नमी है, यानी कि थोड़ा चिपचिपा जैसा है, भीगा हुआ है, तो उस पर ये फैल जाएंगे। अच्छा सॉयल या फिर नम सॉयल पर, मिट्टी पर भी फैला हुआ होता है और लकड़ियों पर भी ये फैले होते हैं। यानी कि ये नम युक्त पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी में भी होते हैं। नम युक्त, जहां जहां नमी होगा वहां ये डेवलप होगा, चाहे वो लकड़ी हो या फिर मिट्टी हो या फिर क्या हो सकता है, ये चट्टान हो सकता है। देखिए इसको जरा, समझ में आया क्या?